क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या ये बात दुरुस्त है कि हमल के दौरान हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस तरह बच्चा ज़ाया हो सकता है? प्रेगनेंसी से मुतालिक ये वो सवालात हैं जो हर हमला औरत और उसके शौहर के जहन में आते हैं। बहुत सी औरतें ये सवाल डॉक्टर से पूछने में शर्माती हैं या पूछने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करती हैं क्योंकि उनकी मालूमात के मुताबिक प्रेगनेंसी का पता चलते ही सेक्स करना बंद कर देना चाहिए। क्या वाकई हमल के दौरान हम बिस्तरी करना नुकसानदेह होता है? आइए जानते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, बल्कि एक औरत के लिए अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है कि वो माँ बनने वाली है। हमल कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसे एक बीमारी की तरह भी नहीं देखना चाहिए। इसमें औरत हर वो काम कर सकती है जो वो हमल से पहले करती थी, मसलन वॉक करना, काम करना, एक्सरसाइज वगैरह, बल्कि पूरी एक नॉर्मल रूटीन। एक शादीशुदा औरत की नॉर्मल लाइफ में सेक्सुअल एक्टिविटी भी शामिल होती है और वो इसे भी कंटिन्यू रख सकती है। इससे बेबी या इस औरत को कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि रिसर्चर्स ये बताती हैं कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स का इस दौरान अच्छा सेक्सुअल रिलेशन रहा वो हेल्दी होते हैं और उनकी ज़हनी सलाहियतों में भी इजाफा होता है क्योंकि बच्चे की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है। सेक्सुअल एक्टिविटी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बच्चे की ग्रोथ पर बहुत अच्छे असरात मरतब करते हैं। डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स से मना करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं खवातीन को मना किया जाता है जिनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, मसलन हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। अगर किसी के साथ ये मसला रहा हो कि उन्हें प्रेगनेंसी से पहले मिसकैरेजेस होते रहे तो ऐसे में एहतियात के तौर पर इंटरकोर्स से मना किया जाता है। नंबर 2 रीजन इज अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। हमल के शुरू में अगर हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर थ्रेटन्ड मिसकैरेज भी हो सकता है। इस कंडीशन में अगर इंटरकोर्स किया जाए तो ब्लड के साथ सीमन मिक्स होकर ये इन्फेक्शन में तब्दील हो सकता है या ब्लीडिंग बढ़ सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर इंटरकोर्स को अवॉइड करने का कहा जाता है। नंबर 3 रीजन इज इनकॉम्पिटेंसी ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की कमजोरी, यानी अगर सर्विक्स के टिश्यूज डाइल्यूट हो जाएं और अर्ली स्टेजेस यानी सेकेंड ट्रिमेस्टर में ही सर्वाइकल ओपनिंग खुल जाए तो इसके इलाज के लिए ओपनिंग पर स्टिचेस लगाकर इसे बंद किया जाता है, जिसे मैकडोनल्ड स्टिच कहते हैं। इसमें भी इंटरकोर्स और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज से मना किया जाता है क्योंकि इस तरह मिसकैरेज होने का खतरा होता है। नंबर 4 इज प्लेसेंटा प्रीविया। व्हेन प्लेसेंटा इज लाइंग लोअर इन यूटेरस इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जब प्लेसेंटा, जिसे आम तौर पर आवल कहते हैं, ये विजाइना की तरफ नीचे को हो और बेबी ऊपर की तरफ, तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके लिए डॉक्टर कंप्लीट बेड रेस्ट और इंटरकोर्स को अवॉइड करने का मशवरा देते हैं। नंबर 5 इज प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी PPROM। ये वो कंडीशन होती है जिसमें एमनियोटिक सैक, जिसको वाटर बैग कहते हैं, ये 7th या 8th मंथ में रप्चर हो जाता है। इस तरह बच्चे के गिर्द जो पानी मौजूद होता है वो बह जाता है। इसके बाद बच्चे और माँ दोनों को इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए एडवांस एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और वाटर को मेंटेन करने के लिए ड्रिप्स लगाई जाती हैं। इस कंडीशन में भी पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स से मना किया जाता है। नंबर 6 इज ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर किसी को ट्विंस या 2 से ज्यादा प्रेगनेंसीज हों तो इस सूरत में भी डॉक्टर्स यही मशवरा दे सकते हैं कि इंटरकोर्स ना किया जाए क्योंकि ये प्रेगनेंसी बास औक़ात सिंगल प्रेगनेंसी से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है और इंटरकोर्स से औरत को या उसके बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ बहुत प्रोटेक्टेड होती है। बच्चे के गिर्द एक हिफाजती झिल्ली होती है जिसको एमनियोटिक सैक या वाटर बैग कहते हैं और इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन को भी यूट्रस मसल्स प्रोटेक्ट करते हैं। फिर यूट्रस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सर्विक्स टाइटली क्लोज्ड रहती है जिससे कोई भी जर्म्स बच्चे की तरफ नहीं दाखिल हो सकते। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्स करेंगे तो मर्द के जुए खास से बच्चे को चोट पहुंच सकती है या वाटर बैग रप्चर हो सकता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि मैंने अभी बताया कि सर्विक्स जो विजाइना और यूट्रस को मिलाती है वो इस दौरान बंद होती है। पीनस का साइज इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो यूट्रस के अंदर दाखिल होकर बच्चे को चोट पहुंचाए। ऐसे तस्वुरात सिर्फ कम इल्मी के बाइस होते हैं या जिन्हें अपनी बॉडी के बारे में सही तरह से कुछ न मालूम हो वो अफराद इस तरह के तस्वुरात को कायम कर लेते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको सेक्सुअल एक्टिविटी डिसकंटिन्यू करने की एडवाइस दी जाती है तो इसमें सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ विजाइनल पेनिट्रेशन से मना किया गया है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को टच नहीं कर सकते या इंटरकोर्स के अलावा दूसरी चीजें मसलन रोमांस या प्यार मोहब्बत की बातें भी नहीं कर सकते। दरअसल सेक्सुअलिटी एक वास्ट स्पेक्ट्रम है जो सिंपल इंटरेक्शन से शुरू होता है। इसके एक एंड पर ओपन टॉक, रोमांस, इंटीमेसी, फोरप्ले है, दरमियान में नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स है और दूसरे एंड पर पेनिट्रेटिव सेक्स है।
یعنی ایک کپل کے پاس ویجائنل پینیٹریشن کے علاوہ اتنی ساری ایکسائٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں جنہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ سیکس صرف انٹرکورس کرنا نہیں بلکہ رومانس کرنا، ایک دوسرے سے قریب ہونا، بوس و کنار کرنا، باتوں سے پیار کا اظہار کرنا، یہ بھی جنسی تسکین کا ذریعہ ہے۔ اس لیے خود پر غیر ضروری پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ میاں بیوی کے جنسی تعلقات کا ان کے رشتے پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور ان کی آپس کی بانڈنگ اور اٹیچمنٹ اسی تعلق سے جڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اسے ایک دم ختم کر دینا دونوں پارٹنرز میں نیگیٹو افیکٹس کو لے کر آتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے ہاں یہ رواج دیکھا ہوگا کہ پریگنینسی ہونے پر عورت اپنے والدین کے گھر پورے 9 مہینے گزارنے کے لیے چلی جاتی ہے، جس سے شوہر خود کو لونلی اور آئسولیٹڈ فیل کرتا ہے اور اس دوران وہ کہیں اور انوالو ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار کیسز دیکھے گئے ہیں جہاں پر شوہر کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز اس کی بیوی کے پریگنینسی کے دوران شروع ہوتے ہیں۔ ویل اٹس ناٹ اے جسٹیفیکیشن کہ ایسا کرنا درست ہے، لیکن یہ اس مرد پر ظلم ہے کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک بیوی سے دور رہے یا ساتھ رہنے کے باوجود وہ سیکس کو اوائڈ کرتا رہے۔ حمل کا عرصہ وہ وقت ہوتا ہے جب بیوی کو سب سے زیادہ شوہر کی ضرورت ہوتی ہے اور شوہر کو بھی اس کی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جن تکالیف سے گزرتی ہے، شوہر ان چیزوں کو محسوس کرے اور بیوی کی ہمت اور حوصلہ بڑھائے تو بیوی کو بہت سپورٹ ملتی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں عورت کو ایموشنل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حمل کے دوران ہم بستری کرنے سے بچہ اب نارمل پیدا ہوگا۔ یہ بات بھی ایک میتھ ہے، ایسا کچھ بھی سائنس یا آبزرویشن نے آج تک پروو نہیں کیا، بلکہ آخری ہفتوں میں یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ انٹرکورس کیا جائے تاکہ ویجائنل مسلز ریلیکس ہو جائیں اور ڈیلیوری میں آسانی ہو، لیبر پین اور کنٹریکشن صحیح طرح ہو تاکہ ویجائنل ڈیلیوری ہی کروائی جائے اور سی سیکشن کی نوبت نہ آئے۔ البتہ سیکس بہت جینٹل ہونا چاہیے، یعنی پریگنینسی میں فورسفل پینیٹریشن نہیں کرنی چاہیے، جسٹ کیپ اٹ جینٹل۔ جب پیٹ بڑا ہونے لگ جائے تو بیلی پر پریشر نہیں آنا چاہیے۔ تو اسے سم اپ کرتے ہیں کہ حمل کے دوران سیکس کس طرح کا ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کیپ اٹ جینٹل، نمبر 2 بیلی پر پریشر نہیں آنا چاہیے، نمبر 3 از عورت جس طرح خود کو کمفرٹیبل محسوس کرے اسی پوزیشن میں رہتے ہوئے انٹرکورس کیا جائے۔ آخر میں یہ ڈسکس کریں گے کہ پریگنینسی میں سیکس کے لیے بیسٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ شروع کے 3 مہینوں میں کوئی بھی پوزیشن جو فیمیل کے لیے کمفرٹیبل ہو وہ بیسٹ ہے۔ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں بیلی تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو کوننگ پوزیشن یا ٹی پوزیشن جنرلی کمفرٹیبل ہی ہوتی ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈس آن کمفرٹ کہ عورت جس طرح ریلیکسڈ ہو وہی بہتر ہے۔ آخری کے دنوں میں بیلی کا سائز مزید بڑھ جاتا ہے تو کوئی بھی پوزیشن جس میں پیٹ پر وزن یا زور نہ پڑے وہی ٹرائی کرنی چاہیے، مثلا سائڈ لائنگ یا فیمیل آن ٹاپ، لیکن یہ کوئی رول آف لا نہیں جنہیں اسٹرکٹلی فالو کیا جائے۔ Anything you feel good and comfortable, go for it. Don't restrict yourself enjoying the best moments. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کامنٹ میں پوسٹ کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈاکٹر جمیلہ ریاض کو سبسکرائب کیجیے۔